वेलकम टू प्रखर अकेडमी। आपके चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी शुरुआत होती है मोटिवेशनल थॉट के साथ और आज का थॉट है डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड। आपको रुकना नहीं है। आप थक गए हैं तो आप रुके नहीं। स्टॉप व्हेन यू आर डन। जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं उसके बाद ही आपको रुकना है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो धावक होते हैं, जो स्प्रिंटर्स होते हैं, वो दौड़ रहे होते हैं और बहुत तेज़ी से दौड़ रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि बस जो सबसे आगे दौड़ रहा है वो जीतने वाला है और शायद वो भी यही सोचता है। और तभी हम देखते हैं पीछे से कोई एक स्प्रिंटर फुर्ती से आता है और बीट करते हुए फर्स्ट प्राइज़ जीत जाता है। तो होता क्या है कि जब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं थोड़े से सुस्त हो जाते हैं ये सोचकर कि यार बस अब मैंने मंजिल अचीव कर ली। लेकिन नहीं, जब तक आप फाइनली अपने गोल को अचीव नहीं करते तो उसे मंजिल को अचीव करना नहीं कहते। कहते हैं ना, अनंतिम रूप से चैन होना, यानी सारी बाधाएं आप हटाते हुए, सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए आप जब अनंतिम रूप से चैन ले लेते हैं वही आपका गोल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसी स्पिरिट के साथ, इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है एमबी टैग क्या है? तो द हिंदू ने इसे कवर किया है। ये क्या है? एक डिवाइस है जिसे किसने बनाया है? आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी रोपड़ डेवलप्स द एमबी टैग टू रिकॉर्ड द रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर। देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कि आपके मिल्क प्रोडक्ट होते हैं या जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं तो उनके लिए एक टेम्परेचर चाहिए, मतलब इतने मिनिमम टेम्परेचर पर जब आप उसे रखेंगे तो वो डैमेज नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा ऑर्गन। ठीक है, आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? वैक्सीन्स होती हैं आपकी, जो वैक्सीन्स होती हैं तो उनको भी आपने देखा होगा, उसके ऊपर, डिब्बे के ऊपर लिखा होता है कि इसका टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो या 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, और कोरोना की वैक्सीन्स में आपने पढ़ा होगा, कुछ वैक्सीन्स हैं जिनका टेम्परेचर आपका माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब के अपने क्राइटेरियाज होते हैं। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स, ऐसी सारी चीज़ें जिन्हें अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो डैमेज हो सकती है, तो उसके लिए इस डिवाइस को बनाया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी रोपड़ के द्वारा। द नेशन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड IoT डिवाइस फॉर सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वैक्सीन्स, ब्लड एंड बॉडी ऑर्गन, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स लाइक फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। तो उन सब के लिए ये डिवाइस बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के साथ थोड़ा सा और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तापमान डाटा लोगर के रूप में इसे जाना जाता है, जो एक USB के आकार की, आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक USB है आपके पास। एक USB के आकार का एक डिवाइस है। इसका विकास आईआईटी रोपड़ ने किया और ये डिवाइस जो है ये कोल्ड चेन मैनेजमेंट में काम आएगा। मसलन ऐसे उत्पाद जिनका टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसे में ये एक रियल टाइम टेम्परेचर डाटा लोगर का काम करेगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसका निर्माण जो किया गया है अवध यानी एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और उसके स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट की सहायता से किया गया है। बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के लिए किस भारतीय को चुना गया, इलेक्ट किया गया है उस बॉडी में? तो वो कौन है? मिस्टर सोडी हैं और मिस्टर सोडी को इसके लिए चुना गया है। अब ये मिस्टर सोडी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये MD हैं किसके? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के, GCMMF के। आप जानते होंगे अमूल के बारे में, कौन नहीं जानता है? गुजरात में स्थित है और गुजरात की जो कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है तो उसके ये MD हैं मिस्टर सोडी। और इनको क्या चुना गया है? इनको चुना गया है जो इंटरनेशनल लेवल की आपकी डेयरी फेडरेशन है, जिसे आप क्या कहेंगे, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, तो उसमें एक सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया है। अब बात करते हैं कि डायरेक्टर जनरल कौन है इसकी IDF की। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की जो DG हैं वो है कैरोलिन इमॉन। ये बना कब? ये बना है 1903 में। अगला प्रश्न आता है कि किस देश में पहला H1N3 बर्ड फ्लू का केस पाया गया है? तो मैं आपको बता दूं, ये केस पाया गया है चीन में। जी बिल्कुल,
जैसे कोविड की शुरुआत वहाँ से हुई थी, तो ऐसे ही अभी बर्ड फ्लू का एक केस वहाँ पाया गया चाइना में। और आप यहाँ देख सकते हैं, ये शायद आपका इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है। तो H10N3 बर्ड फ्लू डिटेक्टेड इन ह्यूमन, व्हाट आर द रिस्क, कैसे रिस्क हैं इसके। लिटिल इज नॉन अबाउट द वायरस, अभी इसके बारे में जानकारियाँ थोड़ी बहुत हमें पता है। विच अपीयर्स टू बी रेयर इन बर्ड्स अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड डज नॉट कॉज सीवियर डिजीज। ए 41-year-old मैन इन चाइनाज ईस्टर्न प्रोविंस, जिसका नाम किया है जियांगजू, हैज़ बीन कन्फर्म्ड एज द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ इन्फेक्शन with a rare strain of bird flu known as H10N3. Beijing's National Health Commission NHC has said the man, a resident of city of Zhenjiang, was hospitalized on April 28 and diagnosed with H10N3 on May 28. The Health Commission said on Tuesday, adding that his condition is stable. ठीक है, अभी nobody knows कि आगे क्या होना है, लेकिन ये एक नया स्ट्रेन पाया गया है। कहाँ पर? चाइना में। अगला प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। मैंने आपको देखिए अभी थोड़े दिन पहले बताया था, जो प्रकाश पंत थे, तो उन्होंने कार्यवाहक के रूप में इसको कार्यभार संभाला था। लेकिन अब कौन बन रहे हैं? तो बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, जिनका नाम अरुण कुमार मिश्रा है। उन्हें चुना गया, और उन्हें चुना गया है एक पैनल के द्वारा, यानी फाइनलाइज किया जाता है ना जैसे नाम, तो ये फाइनलाइज नाम किया है एक पैनल ने। और उस पैनल में शामिल जो सदस्य रहे हैं उनके नाम क्या हैं? प्रधानमंत्री महोदय जो श्री नरेंद्र मोदी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये लोग उसमें शामिल थे। पता ही होगा आपको चयन की प्रक्रिया के बारे में। अब अगला प्रश्न आता है उसके बाद। अगले प्रश्न से पहले एक बार उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये हैं आपके जो चुने गए हैं NHRC के लिए अध्यक्ष पद के लिए। अब अगला प्रश्न आता है, विष्णु शर्मा को किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं, ये दक्षिणी सूडान में है। दक्षिणी सूडान के लिए विष्णु शर्मा को चुना गया है। कैसे? एक राजदूत के रूप में। राजधानी क्या है सूडान की? ये राजधानी है दक्षिणी सूडान की जुबा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये सूडान है, और इस सूडान के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है आपका साउथ सूडान। क्या है? ये साउथ सूडान है। और आप देख सकते हैं इस प्लेस पर हमारे राजदूत बने हैं मिस्टर विष्णु शर्मा। चलिए इसके बाद इसकी मुद्रा के बारे में जान लेते हैं। मुद्रा यानी करेंसी। तो यहाँ की जो करेंसी है वो है दक्षिणी सूडानी पाउंड या साउथ सूडानी पाउंड। प्रेसिडेंट कौन है? सल्वा कीर मायरेडेट, तो ये उनका नाम है। अगला प्रश्न आता है, विश्व का पहला लिक्विड नैनो यूरिया का निर्माण किसने किया है? तो ये निर्माण करने वाली जो कंपनी है वो है इफ्को। सभी लोग मेरे ख्याल में इफ्को के बारे में जानते होंगे। इफ्को लॉन्चेस द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया। In a statement, IFCO said the world's first nano urea liquid was unveiled during its 50th annual general body meeting। ठीक है, तो ये जानकारी है किसके बारे में? नैनो यूरिया के बारे में। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। जो वज्र कवच है वो क्या है? देखिए ये भी एक डिवाइस है, और इस डिवाइस का काम क्या होता है आप देख रहे होंगे। हम लोग लगातार PPE किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, दस्तानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मास्क का, और बहुत से वेरियस ऑफ प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं जो चिकित्सा श्रेणी में आते हैं, और ये आपके कोविड से बचाव के लिए, संक्रमण ना हो। अब इतना सामान कहाँ से आए? तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि उसको अगर हम किसी तरह से क्या करें, उसमें जो संक्रमण है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये डिवाइस जो वज्र कवच है वो ऐसी डिवाइस है जो PPE किट, मास्क, दस्ताने जैसे चिकित्सीय पदार्थों से कोविड-19 के संक्रमण को क्या करती है? हटा देती है।
और इसका निर्माण किया गया है स्टार्टअप इंदिरा वाटर ने, और ये मुंबई बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये कुछ जानकारियाँ वज्र कवच के बारे में। अब अगला प्रश्न आता है, रिक्लाइनिंग जो बुद्धा है उसकी भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित होनी है? तो ये आपका बोध गया की बात है, आपने बुद्ध पूर्णिमा पे पढ़ा होगा, लेकिन कोविड-19 के कारण क्या है वो प्रोसेस नहीं होना था, तो उसी के बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर लिया है, द रिक्लाइनिंग बुद्धा एंड हिज वेरियस अदर डेपिक्शंस इन आर्ट। Here, why India's largest statue of reclining Buddha, built over 3 months by a team of 22 artisans in Kolkata, is a fascinating piece of art. ये बड़ा खूबसूरत सा एक piece of art है। तो आप देख सकते हैं ये आपके inclining बुद्धा हैं, reclining बुद्धा। India's largest statue of the reclining Buddha was to have been installed at Buddha International Welfare Mission Temple in Bodh Gaya। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। However, the ceremony has been put off। और क्यों की गई है? कोविड-19 के कारण। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको बनाया तो गया ही है और ये सबसे बड़ी भी है। ऑन वेनसडे May 26 बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा जिसे कहते हैं या वेसक कहते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है कि वेसक किसे कहते हैं। तो आपको एक एक पॉइंट मतलब अपने संज्ञान में रखना है। इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ द रिक्लाइनिंग बुद्धा वॉज टू हैव बीन इंस्टॉल्ड एट द बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल इन बोध गया। द सेरेमनी हैज़ बीन पुट ऑफ ड्यू टू द कोविड-19 restrictions, but the giant 100-foot fiberglass statue built over the 3 months by a team of 22 artisans in Kolkata remains a fascinating work of art as much of its size as for the way the Buddha has been depicted। तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक बना हुआ है और आपको लेकिन पता होना चाहिए रिक्लाइनिंग बुद्धा किस चीज़ से अटैच होता है। तो आपको पता होगा महापरिनिर्वाण प्राप्त करने से पहले जब बुद्धा कमज़ोर हो गए थे, बीमार हो गए थे, तो उन्होंने इस मुद्रा में आराम करना प्रारंभ किया गया था, जिसको हम लोग रिक्लाइनिंग बुद्धा का इमेज कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो रिक्लाइनिंग बुद्धा के बारे में पूरा लिखा है, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अ रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू और इमेज represents the Buddha during his last illness, about to enter the parinirvana, the stage of great salvation। आप समझ सकते हैं ये एक प्रोसेस है परिनिर्वाण के लिए। salvation after the death that can only be attained by enlightened souls। The Buddha death came when he was 80 years old in a state of the meditation in Kushinagar in eastern Uttar Pradesh close to the state's border with बिहार। ये बिहार से बॉर्डर टच करता है, सभी को पता होगा। रेमंड के नए प्रमुख बने हैं, तो रेमंड के प्रमुख बने हैं हरमोहन साहनी। बिजनेस लाइन ने इसको कवर किया है। रेमंड अपॉइंट्स द हरमोहन साहनी एज अ CEO ऑफ द रियलिटी बिजनेस। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके हरमोहन साहनी हैं। और इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? तो ये पहल है राजस्थान की। नाम से आपको पता लग गया होगा घर घर औषधि से क्या मतलब है। ठीक है, तो यानी अवेलेबिलिटी कराना, हर एक पेशेंट तक वो दवाइयों को पहुंचाना इनका उद्देश्य है। अब अगला प्रश्न आता है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए बन्नेरघट्टा जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये जो पार्क है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बन्नेरघट्टा जो है वो है क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ बन्नेरघट्टा के बारे में कि जो बन्नेरघट्टा है तो उसमें ये कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित बन्नेरघट्टा उद्यान जो है इसकी स्थापना सन 1972 में हुई और 1974 में यानी 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। 2002 में उद्यान जो है उसके एक हिस्से को जैविक रिजर्व बनाया गया जिसे बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है। 2006 में देश का यहाँ पर पहला तितली पार्क भी बना। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं बन्नेरघट्टा के बारे में, लेकिन अभी हाल ही में ये चर्चा का विषय
क्यों रहा है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ताज़ा इसमें क्या खबर है कि अभी हाल ही में ये क्यों चर्चा में आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बनेरघट्टा है, इस बनेरघट्टा में हुआ क्या है कि जो आपके पशु हैं, या जैसे कोबरा हो गया, जैसे एलिफेंट हो गया, एशियाई एलिफेंट है, तो उन्हें क्या है, उनको एडॉप्ट करने का एक प्रोग्राम वहाँ पर किया गया है। तो बनेरघट्टा ने क्या किया, जो उनका जैविक उद्यान है बनेरघट्टा, उसमें एक एनिमल अडॉप्टेशन प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत जो नागरिक हैं वो 1 साल के लिए जो वन्य जीव होते हैं उन्हें गोद ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे भारतीय कोबरा है और एशियन एलिफेंट है, तो इन्हें गोद अगर लिया जाए तो एक व्यक्ति को उनके लिए जो देने पड़ते हैं पैसे, वो कितने देने पड़ते हैं, 1 साल के पैसे किंग कोबरा के लिए 2,000, और अगर आप हाथी को गोद लेते हैं तो 1,75,000 रुपये आपको देने होते हैं। तो बनेरघट्टा में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें जो उद्यान है उसके अनुसार आज की डेट में 21 हाथी जो हैं इंटरनेट के माध्यम से गोद लिए जा सकते हैं। बनेरघट्टा अगर जैविक उद्यान की हम बात करें तो उसमें किंग कोबरा, जंगली बिल्ली और काला हिरन और असमिया लंगूर और ये सब वहाँ पर मौजूद हैं जिनको गोद लिया जा सकता है। उद्यान के जो वन्य जीव हैं उन्हें गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गिफ्ट प्रोसेस भी रखा गया है। ठीक है, उद्यान में आपको प्रवेश निःशुल्क दिया जाता है, और अगर प्रमाण पत्र की बात होती है तो 3 साल के लिए उसका प्रावधान है। आपका 3 वर्ष के लिए उद्यान के महत्वपूर्ण सम्मेलनों में आपको फ्री में प्रवेश दिया जाता है। तो ये कुछ बातें हुई किसके बारे में, ये बातें हुई बनेरघट्टा के बारे में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो थिट्टू द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, थिट्टू द्वीप जो है वो आपका दक्षिणी चीन सागर में है, सदर्न आपका जो चाइना सी है वहाँ पर है। इम्पॉर्टेंस क्या है, एक्चुअली आपको पता होगा कि चाइना की दक्षिणी चीन सागर में और उस क्षेत्र में काफ़ी दबदबा बनाने की कोशिश रहती है। तो वहाँ पर उसने फिलीपींस वाले एरिया में, क्योंकि अपने जो वेसल्स हैं तो वहाँ पर जैसे फ़िशिंग वाले या फिर मिलिट्री ऑपरेशंस के जो क्या कहते हैं उसको, पोर्ट हैं, पोर्ट कह रहा हूँ सॉरी, वेसल्स जो हैं, वहाँ से जाने पर फिलीपींस ने उसको प्रोटेस्ट किया था। तो फिलीपींस प्रोटेस्ट चाइनाज इलीगल साउथ चाइना सी प्रेजेंस। मनीला लॉजेस अ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंसेसेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड प्रेजेंस ऑफ द चाइनीज वेसल नियर द थिट्टू आइलैंड। देखिए, यही नहीं और भी कंट्रीज़ हैं जो बहुत परेशान हैं चाइना की इन हरकतों के कारण। फिलीपींस कोस्ट गार्ड पर्सनल सर्वे सेवरल ships believed to be Chinese militia vessel in Sabina Shoal in the South China Sea on April 27, 2021। मैं आपको बता दूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो रीज़न है वो रीज़न क्योंकि उसके लिए एक चुनौती बना हुआ है, तो वो भी ये चाहता है, एक जैसे माला तंत्र था ना विश्वेश्वरैया जी का, उसी तरह से वो ये एक जो आपका हिंद महासागर है और पैसिफिक ओशन है, इस बेल्ट में इस तरह जैसे चाइना ने आपका श्रीलंका में आइलैंड्स को कैप्चर करने की बात किया, उनको ख़रीदने की बात किया, और प्लेसेस हैं जैसे कि आपका ओमान के निचला हिस्सा। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पूरा इसका एक वीडियो बनाऊंगा आपको, किस तरह से वो स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस के क्षेत्र हैं उनको अपने कब्जे में लेता जा रहा है, यानी भविष्य में इस रीजन में कोई उसे काउंटर ना कर सके, तो उससे पहले ही वो कोशिश कर रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी उसने ऐसा किया था, आपको याद होगा, वहाँ का जो क्वींसलैंड है, तो क्वींसलैंड के जो वो थे मिनिस्टर, तो उनसे बात करके उनके साथ वो व्यापार कर रहे थे। मैं पूरी डिटेलिंग करूँगा अगर मुझे वक्त मिलेगा इसके लिए। अभी आप आगे बढ़ते हैं। In a statement on Saturday, the Philippines Ministry of the Foreign Affairs said it had lost a diplomatic protest against the incessant deployment, prolonged presence and illegal activities of the Chinese maritime assets and the fishing vessels in the vicinity of the Thitu or the Pagasa Island। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी थिट्टू के बारे में। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उन्होंने कोविड-19 मरीजों को इलाज के लिए कितना लोन देने की बात कही है। एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो ये बात की गई है 5 लाख रुपए के लोन की। ठीक है,
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना किस राज्य की? पहले इंफॉर्मेटिव है, तो ये मध्य प्रदेश से है। किस प्रसिद्ध पत्रिका के अनुसार हर 3 में से, मान लीजिए कि 3 मौतें हो रही हैं, तो उनमें से जो एक मौत है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली है और या गर्मी के कारण होने वाली है, तो ऐसी जो रिसर्च है वो किसकी है? वो है नेचर क्लाइमेट चेंज की। ये एक पत्रिका है, एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है, तो उसकी एक रिपोर्ट है। अगला प्रश्न आता है कि जो हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत पायलट चरण के दौरान कितने क्लस्टर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो मैं आपको बता दूं, पायलट चरण में यानी शुरुआती तौर पर इसमें जो है वो 53 में से 12 क्लस्टर के अंदर इस पायलट प्रोजेक्ट को चालू किया गया, और 53 में से जो 12 क्लस्टर हैं इनमें पायलट प्रोजेक्ट जो चालू किया गया है वो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं उन्होंने इसको प्रारंभ कराया किसके माध्यम से है? ये किया जा रहा है कार्यक्रम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा लागू किया जा रहा है। ठीक है, जाएगा। अब अगला प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए नए मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं अल्पन बंदोपाध्याय। देखिए, आजकल बहुत ये चर्चा का विषय रहा था सेंटर में और आपका स्टेट में काफ़ी खींचतान थी इन मुद्दों को लेकर के। मैं बनाऊंगा इसके लिए सेपरेट वीडियो, लेकिन टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। अब अगले प्रश्न पर हम आते हैं। भारत में दूसरी कोविड-19 लहर के लिए WHO ने किस वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया है? देखिए, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और आपको पता ही होगा, जैसे आप IUPAC नाम देखते हैं, IUPAC बोलते हैं कुछ लोग, तो आपको पता होगा कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पौधों के लिए या जानवरों के लिए स्थानिक नाम होते हैं, यानी लोकल नेम्स, उनके नाम से हम नहीं जानते। लेकिन अगर इस तरह से नाम रखे जाने लगें और इस तरह की अगर किताब बनाई जाए तो बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो जो टैक्सोनॉमी होती है, जो वर्गीकरण है, जो नाम लिखने की बात होती है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो, स्टैंडर्ड बात हो, जिससे कि हर देश का जो वैज्ञानिक है उस बात को समझ सके। तो इसके लिए पहले क्या हो रहा था कि हर देश के साथ जो आपका कोविड का वेरिएंट आता था या स्ट्रेन आता था तो उसको उस देश के नाम के साथ जोड़ दिया जाता था, जिसके ऊपर ऐतराज़ किया गया WHO के द्वारा, और बाद में उसको क्या किया गया, उसको नंबरिंग्स दे दी गई। जैसे पहले हमारे यहाँ जो वेरिएंट था वो क्या था, B.1.617.1 था। दोबारा जब लहर आई तो उसको नाम दे दिया गया B.1.617.2 वेरिएंट दे दिया गया। तो मैं आपको बता देता हूं, तो इनको जो नाम दिया गया, उन्होंने कहा उनको नाम दे दिया गया कप्पा और डेल्टा। देखिए, आसान होता है। देखिए, जो बंदा आपका बायोलॉजिकल स्ट्रीम से है उसके लिए तो बहुत वो कंफर्टेबल जोन में होता है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन सपोज़ कीजिए मैं मैथमेटिक्स से हूँ तो मुझे उतना वो चीज़ जो है वो याद नहीं रह पाएगी, और मैथ्स वालों को तो वैसे भी रटने की आदत नहीं होती है वो, तो ये एक रीज़न है कि इस तरह की नेमिंग करते हैं जिससे हर तरह के स्टूडेंट्स को ऐसा फील ना हो कि यार मैं आउट ऑफ द वे पढ़ रहा हूँ कुछ। ठीक है, तो एक का नाम कप्पा रखा गया और दूसरे का नाम डेल्टा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। इसके बाद इजराइल के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं आइजैक हेrzog, और आइजैक हेrzog हैं हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री on June 1, 2021. During the 120 members parliamentary election for 2021, the 60-year-old Herzog will be the 11th president of Israel, assuming office with effect from the June 9, 2021. He will succeed the Rivlin, who is set to complete the tenure July 2021 after the 7 years in office. ठीक है, तो 7 साल पूरे करते हुए जुलाई 2021 में रिटायर हो रहे हैं मिस्टर रावलिन, तो उनका प्लेस लेंगे अब कौन, मिस्टर हर्जॉग। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ गुड नाइट।